नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर अहम जानकारी का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 14वां दिन है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। ऑगर मशीन में गड़बड़ी के बाद रेस्क्यू रोका गया और एक बार फिर से नए विकल्पों पर विचार हो रहा है। तो 6 से 8 मीटर की बताई जा रही है अब दूरी, जो कि कम हो चुकी है 12 मीटर से घटकर। और सीएम धामी भी पल पल का अपडेट ले रहे हैं। तो टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 14वां दिन है और ऑगर मशीन में गड़बड़ी के बाद रेस्क्यू को अब रोक दिया गया है। फिर से एक बार फिर नए विकल्पों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। 6 से 8 मीटर की बताई जा रही है दूरी और सीएम धामी पल पल का अपडेट ले रहे हैं। उत्तरकाशी से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सिलक्यारा टनल हादसे से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट। आज 14वां दिन है और ऑगर मशीन में खराबी के चलते एक बार फिर से रेस्क्यू को रोका गया है। नए विकल्पों पर चर्चा की जा रही है। 6 से 8 मीटर बताई जा रही है दूरी। पूजा अर्चना होती हुई भी नजर आ रही है। किसी तरह से उन श्रमिकों को जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जा सके। टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन का 14 दिन से 41 श्रमिक सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं, जिन्हें रेस्क्यू करने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन ऑगर मशीन में खराबी के चलते, गड़बड़ी के चलते एक बार फिर से रेस्क्यू को रोकना पड़ा है। 6 से 8 मीटर का फासला बचा हुआ है। हाथों से भी खुदाई करने पर चर्चा चल रही है और तमाम नए विकल्पों पर मंथन हो रहा है। ऑगर मशीन में गड़बड़ी के बाद रेस्क्यू को रोका गया। एक बार फिर से नए विकल्पों पर विचार किया जा रहा है, चर्चा हो रही है। 6 से 8 मीटर की बताई जा रही है दूरी और इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर सीएम धामी पल पल का अपडेट ले रहे हैं और पीएम मोदी ने भी पूरे मामले पर पैनी नजर बनाकर रखी हुई है। ऑगर मशीन में गड़बड़ी के बाद रेस्क्यू को रोक दिया गया था। फिलहाल एक बार फिर से नए विकल्पों पर विचार विमर्श किया जा रहा है कि किस तरह से उन श्रमिकों को बाहर निकाला जा सके जल्द से जल्द। उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं और सीएम धामी भी पल पल का अपडेट ले रहे हैं। तो ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। ऑगर मशीन में गड़बड़ी के बाद रेस्क्यू को रोकना पड़ा और एक बार फिर से नए विकल्पों की तलाशी की जा रही है। तलाश की जा रही है कि किस तरह से उन श्रमिकों को बाहर निकाला जा सके। तो सिलक्यारा टनल रेस्क्यू को आज पूरे 14 दिन बीत गए हैं, लेकिन आज भी हम 59 मीटर की दूरी तय नहीं कर पाए हैं। हर दिन एक नई किरण देखने को जरूर मिलती है, जो ऑगर मशीन के काम के साथ शुरू होती है, लेकिन ऑगर मशीन का काम किसी दिक्कतों के चलते देर रात से ही बंद है और कब शुरू होगा ये कहना संभव नहीं है। लेकिन अब विकल्पों पर भी काम शुरू हो रहा है और जिस तरीके से आज वर्टिकल ड्रिलिंग करने वाली मशीन को टनल के ऊपर ले जाया जा रहा है, तो इसी पर सभी की उम्मीदें टिकी हुई हैं कि एक बार फिर से वर्टिकल ड्रिलिंग के सहारे टनल के अंदर फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकाला जा सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मालती में स्थापित अस्थायी कैंप कार्यालय से सरकारी फाइलों का निस्तारण किया है और सिलक्यारा बचाओ अभियान की समीक्षा की है। सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वो बुधवार से मालती में हैं और सरकारी कामकाज बाधित न हो, इसके लिए सीएम का अस्थायी कैंप कार्यालय मालती से ही संचालित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने न सिर्फ महत्वपूर्ण सरकारी फाइलों का निपटारा किया है, बल्कि अधिकारियों को भी जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो सीएम धामी बुधवार से ही मालती में है। रेस्क्यू ऑपरेशन पर पल पल का अपडेट ले रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं और मालती से ही अपने सरकारी कामकाज को संचालित कर रहे हैं। तो सरकारी फाइलों और कामकाज को मालती से ही संचालित किया जा रहा है मुख्यमंत्री धामी द्वारा और रेस्क्यू ऑपरेशन पर भी लगातार नजर बनाकर रखी हुई है सीएम धामी ने। पीएम मोदी भी पल पल का अपडेट ले रहे हैं सीएम धामी को फोन करके और रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच सीएम धामी का मालती में ही कामकाज जारी है। और आपको बता दें कि टनल में बचाव और राहत कार्य की समीक्षा भी वो यहीं से ले रहे हैं। आज पूरे 14 दिन बीत गए हैं और हर दिन उम्मीद की किरण लेकर आती है कि आज वो श्रमिक भाई बाहर निकल आएंगे, लेकिन फिर से ऑगर मशीन में गड़बड़ी के चलते इस रेस्क्यू ऑपरेशन को देर रात फिर से रोकना पड़ा और नए विकल्पों पर विचार विमर्श भी किया जा रहा है कि किसी तरह से जल्द उन 41 श्रमिक भाइयों को बाहर निकाला जा सके। तो सीएम धामी भी बुधवार से ही मालती में मौजूद हैं और यहीं पे एक अस्थायी रूप से तैयार किए हुए कार्यालय में वो अपना सरकारी कामकाज देख रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन पर भी पूरी तरह से उन्होंने नजर बनाई हुई है
और रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच तमाम सरकारी कामकाज भी यहीं मालती से ही वो संचालित कर रहे हैं। तो सीएम ने अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश भी दे दिए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच सरकारी फाइलों और बचाव कार्य की सीएम धामी ने समीक्षा भी की है। तो टनल में बचाव और राहत कार्य की समीक्षा उनके द्वारा की गई। पूरे 14 दिन बीत गए हैं रेस्क्यू ऑपरेशन को होते हुए और एक बार फिर से ऑगर मशीन खराब होने के चलते रेस्क्यू को रोकना पड़ा। तमाम नए विकल्पों पर चर्चा चल रही है, विचार किया जा रहा है कि किसी तरह से उन श्रमिकों को बाहर निकाला जा सके और बहुत ही कम दूरी का फासला बचा है। हाथों से खुदाई करने पर भी विचार किया गया, लेकिन यह भी इतना आसान नहीं है जितना सोचा जा रहा है। इसीलिए एक बार फिर से ऑगर मशीन को ठीक करने के बाद ड्रिलिंग का कार्य दोबारा से शुरू किया जा सके, इस पर तमाम चर्चा की जा रही है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए, ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला जुड़ चुके हैं। तो नवीन, आज रेस्क्यू ऑपरेशन को 14 दिन हो गए हैं और एक बार फिर से ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। ड्रिलिंग नहीं हो पा रही है और काफी कम फासला बचा हुआ है, लेकिन श्रमिकों के बाहर निकलने की अभी किसी तरह की उम्मीद की किरण फिलहाल नजर नहीं आ रही है। लेकिन फिर भी पूरे देश भर में प्रार्थनाएं की जा रही है कि जल्द से जल्द उन श्रमिक भाइयों को बाहर निकाला जा सके। जी मनीषा, उत्तरकाशी की सिलक्यारा की जो घटना हुई है उसको लेकर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आज 14 दिन का जो वक्त है वह गुजर गया है। हालांकि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो लगातार इस विषय पर काम कर रही हैं। ड्रिलिंग का काम भी किया गया था। लक्ष्य से सिर्फ 9 मीटर दूरी पर जो लक्ष्य था उसके 9 मीटर दूरी पर बस आकर मशीन रुक गई है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात जरूर सामने आ रही है, लेकिन फिर तमाम सारे जो अध्ययन है उसको करने का काम किया गया है। तमाम सारे जो वैज्ञानिक है वहां पर मौजूद हैं और यह जानकारी आ रही है कि मैन्युअली तरीके से जो ड्रिलिंग का काम है, जो मैन्युअली तरीके से अंदर की तरफ से मलबा हटा काम किया जाए, इस पर भी विचार बन रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अगर ऑगर मशीन फिर से चालू हो जाती है तो जो ये 9 मीटर की दूरी है उसे जल्द ही आने वाले 5-6 घंटों में पूरा करने का काम कर लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह समस्या सामने यह आ रही है कि मशीन के बीच में कहीं ना कहीं जो लोहे की रॉड और पाइपें आ जा रही हैं, जिसकी वजह से मशीन की जो ड्रिलिंग का काम है वो बीच बीच में रुक जा रहा है। मशीन बार बार गर्म हो जा रही है। और कल की बात अगर करें तो जो मशीन थी वो चलते चलते वो ट्रैक से उतर गई थी, तो ट्रैक को मरम्मत का काम भी करने का काम किया गया है। इसके साथ ही तमाम सारे अध्ययन किए जा रहे हैं और उम्मीद यही जताई जा रही है कि मैनुअल तरीका अपनाया जाए तो कहीं ना कहीं जो श्रमिक अंदर फंसे हुए हैं 41 उन्हें निकालने का काम किया जाएगा। तमाम सारे माध्यमों को देखकर काम किया जा रहा है। इसके साथ ही तो कहीं ना कहीं तमाम सारी चीजों को करने का काम किया गया है। इसके साथ ही अगर बात करें तो जो श्रमिक है उनसे लगातार संपर्क भी किया जा रहा है। कैमरे के माध्यम से तस्वीरें भी आ रही हैं और उम्मीद यही जताई जा रही कि जल्द से जल्द जो ड्रिलिंग का काम है उसे पूरा करने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहूंगा कि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर अपना कैंप कार्यालय स्थापित कर लिया है और वो भी पल पल की अपडेट जो है वो सिलक्यारा की लेते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही तमाम सारे जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से तमाम चीजें मीडिया से रूबरू की जा रही है कि किस तरीके की समस्याएं आ रही हैं और इसका निदान क्या होगा। तो इन सब तमाम पहलुओं पर काम किया जा रहा है। इसके साथ ही वैज्ञानिकों की टीम वहां पर अध्ययन के लिए लगी हुई है और तमाम सारे जो मैटर अपनाए जा रहे हैं उसको करने का काम भी किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो उम्मीद ये जताई जा रही थी कि आने वाले कुछ समयों में मशीन फिर से चालू होगी और ड्रिलिंग का काम पूरा करके जो श्रमिक अंदर फंसे हुए हैं 41 उन्हें निकालने का काम किया जाएगा, वो कहीं ना कहीं फिर से बाधा आती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब एक मैनुअली तरीका भी अपनाने की बात कही जा रही है। अगर यह मेथड सक्सेस होता है तो जल्द से जल्द जो श्रमिक है उन्हें बाहर निकालने का काम कर लिया जाएगा। इसके साथ ही अगर मेडिकल सुविधा की बात की जाए तो तमाम सारे चिकित्सकों की जो टीम है वहां पर तैनाती की गई है। साथ ही 41 बेड का चिन्यालीस हॉल में हॉस्पिटल बनाया गया है कि जो श्रमिक जब बाहर निकाले जाएंगे तो उन्हें सबसे पहले चिकित्सकीय जो देखरेख में रखा जाएगा और उन्हें चिकित्सालय में एडमिट किया जाएगा। तो तमाम सारी चीजों को करने का काम किया गया था। इसके साथ ही अगर तस्वीरों में देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो ड्रिलिंग की गई थी, जो पाइपें डाली गई थी, उसके माध्यम से किस तरीके से श्रमिकों को निकाला जाएगा उसकी भी मॉक ड्रिल की गई थी। तो कहीं ना कहीं तमाम सारी चीजों
को ध्यान में रखते हुए काम कर जा रहा है, हर पहलू पर काम नजर रखते हुए काम किया जा रहा है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि जल्द से जल्द जो श्रमिक है उनका रेस्क्यू ऑपरेशन सफल होगा और श्रमिक बाहर आ जाएंगे। ठीक है नवीन, पल पल का अपडेट आपसे लेंगे, बने रहिए हमारे साथ। और 14 दिन हो गए हैं, हमारे संवाददाता ने भी तमाम जानकारियों को साझा किया है और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अभी भी उम्मीद की किरण बाकी है और मैन्युअली इस काम को जारी रखने पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है और पूजा पाठ होते हुए भी नजर आ रहा है। आपको बता दें कि कल महाकालेश्वर मंदिर में भी उन श्रमिक भाइयों के लिए पूजा अर्चना की गई है और महामृत्युंजय का जाप होता हुआ भी नजर आया। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बताना चाहेंगे। इन्वेस्टर समिट के लिए सड़कों का निर्माण होने जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां काफी ज्यादा तेज हैं। इन्वेस्टर समिट को लेकर भी तैयारियां काफी ज्यादा तेज होती हुई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट दिसंबर में प्रस्तावित है और इसको लेकर सड़कों के चौड़ीकरण, गड्ढा भरने और निर्माण कार्य जैसे तमाम प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दिया जा रहा है और सड़कों को दुरुस्त करने पर भी विचार विमर्श हो रहा है और उनको दुरुस्त किया जा रहा है। तो इन्वेस्टर समिट के लिए सड़कों का निर्माण कार्य हो रहा है तेजी से। इन्वेस्टर समिट को लेकर काफी ज्यादा तैयारियां तेज हो चुकी हैं। आपको बता दें कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट दिसंबर में आयोजित होने जा रही है और दिसंबर के दूसरे हफ्ते में समिट आयोजित होती हुई नजर आएगी, जिसके मद्देनजर सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है, गड्ढा भरने का काम किया जा रहा है और 50 किलोमीटर के दायरे में सड़कों को दुरुस्त किया जा रहा है। तो 30 नवंबर तक सभी सड़कों का निर्माण कर लिया जाएगा और इन्वेस्टर समिट के लिए सड़कों को पूरी तरह से दुरुस्त किया जा रहा है। और एक बार फिर से रुक करना चाहेंगे अपने सहयोगी नवीन को। तो नवीन, इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां काफी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही हैं, सड़कों का भी निर्माण किया जा रहा है और क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास? मनीषा, निश्चित तौर पर दिसंबर माह में इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है, उसकी तमाम सारी तैयारियां की जा रही हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए राजधानी देहरादून की, तो राजधानी देहरादून को पूरी तरीके से सजाने का काम किया गया है। मैं अपने सहयोगी से बताना चाहूंगा कि वो कुछ तस्वीरें जो दिखाना चाहेंगे, जो टीवी स्क्रीन पे चलेंगी, कि किस तरीके से जो दीवारें हैं उसको सजाने का काम किया गया है। तमाम सारे जो कलाकार हैं वो कलाकृतियां बनाते हुए भी नजर आ रहे हैं और इन्वेस्टर समिट जो है वह दिसंबर माह में प्रस्तावित है, उसको लेकर तमाम सारी तैयारियां की जा रही हैं। जो राजधानी देहरादून की जो दीवार हैं उन्हें भी रंगाई पुताई का काम किया जा रहा है। तमाम सारी जो उत्तराखंड के कलाकृतियां हैं उसे सजाने का काम किया गया है और कहीं ना कहीं एक बड़ी तैयारी इन्वेस्टर समिट को लेकर होती हुई नजर आ रही है। प्रदेश सरकार भी इन्वेस्टर समिट को लेकर पूरी तरीके से गंभीर है। तमाम सारे जो बैठकों का दौर है उसको लगातार किया जा रहा है और आने वाली दिसंबर माह में इस इन्वेस्टर समिट है उसकी तैयारियों को अंतिम रूप देने का काम किया जा रहा है। साथ ही अगर बात की जाए राजधानी देहरादून की सड़कों की, तो सड़कों को सफाई व्यवस्था का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है, क्योंकि जो बाहर से जो इन्वेस्टर आएंगे राजधानी देहरादून पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं एक बड़ी छाप उत्तराखंड की जाने वाली है। तो राजधानी देहरादून को तमाम सारे माध्यमों से सजाने और संवारने का काम किया गया है। जो राजधानी देहरादून की सड़कें हैं उसे संवारने का काम किया गया है, दीवारों को सजाने का काम किया गया है। तो ऐसी तमाम सारी तैयारियां की जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार इन्वेस्टर समिट को लेकर पूरी तरीके से गंभीर नजर आ रही है। बैठकों का दौर जारी है और जब दिसंबर माह में इन्वेस्टर समिट होगी तो कहीं ना कहीं एक बड़ा रोजगार उत्तराखंड को मिलने की भी संभावना है कि जो इन्वेस्टर आ रहे हैं वो तमाम सारे उद्योग उत्तराखंड में लगाएंगे तो जो उत्तराखंड के युवा हैं, जो लोग हैं, उन्हें भी रोजगार का एक संसाधन भी उपलब्ध हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को लेकर तमाम पहलुओं को देखते हुए ये सब तैयारियां की जा रही हैं और आने वाले 8 और 9 तारीख में इन्वेस्टर समिट उत्तराखंड में होने जा रही है, जो कि एक बड़ी मिसाल प्रदेश सरकार पेश करने जा रही है इन्वेस्टर समिट को लेकर। बिल्कुल नवीन, अगर ताजा जानकारी लेना चाहें तो ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि अब तक लगभग इन्वेस्टर समिट को लेकर कितने करोड़ के एमओयू साइन हो चुके हैं और किस सेक्टर में निवेश की सबसे ज्यादा संभावना बनी हुई है इस बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में? देखिए मनीषा, निश्चित तौर पर प्रदेश सरकार जिस तरीके से इन्वेस्टर को समिट को लेकर काम कर रही थी, तमाम सारी जो चाहे सऊदी अरब की बात की जाए या फिर अन्य राज्यों की बात की जाए, लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर जा रहे थे। उन्होंने लगातार बैठकें भी की थी, चाहे दिल्ली की बात की जाए या तमाम जगहों की बात की जाए। तो बड़े रोजगार को जो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर आए उसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है।
और जो उद्यमियों को उत्तराखंड का निमंत्रण भी दिया गया है। आने वाले समय में इन्वेस्टर से समिट होने वाली है, इसकी तैयारियों को अंतिम रूप देने का काम किया गया है और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसकी मॉनिटरिंग करते हुए भी नजर आ रहे हैं। वो आला अधिकारियों से भी तमाम विषयों पर, तमाम पहलुओं पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम सारी जो तैयारियां हैं उसे अंतिम रूप देने का काम किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तमाम सारी योजनाएं बनाई गई और पर्यटन क्षेत्र में अगर युवाओं को रोजगार मिले तो सबसे बड़ी बात उत्तराखंड के युवाओं के लिए यही रहेगी कि पर्यटन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिले। इस पर प्रदेश सरकार भी काम कर रही है। इसके साथ ही इंडस्ट्रियों लगाने की बात की जा रही है कि तमाम सारी जो इंडस्ट्रियां लगाई जाएंगी, चाहे आईटी सेक्टर की बात की जाए या फिर अन्य क्षेत्रों की बात की जाए, तो इन सब तमाम पहलुओं पर चर्चाएं हुई है। और क्योंकि उत्तराखंड एक पर्यटन का एक राज्य है, तो ठीक है। तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए नवीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट दिसंबर में प्रस्तावित है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन आपका। और फिलहाल बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार भाजपा की तैयारी जारी है और वहीं दूसरी ओर गढ़वाल और कुमाऊं मंडल अब बीजेपी सोशल मीडिया के जरिए वॉलंटियर्स समिट की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि शंखनाद अभियान की समाप्ति के बाद उसकी तैयारी को परखने के लिए तैयारियां की गई हैं और इस दौरान प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा है कि इस बैठक के माध्यम से सोशल मीडिया के कार्यकर्ता कितने ज्यादा एक्टिव और अभी तक कार्यों में समीक्षा होगी। तो कितने ज्यादा एक्टिव है कार्यकर्ता, ये भी इसमें समीक्षा की जाएगी और जब इसके चुनाव को लेकर भी मंथन किया जाएगा। पूरे प्रदेश में शंखनाद अभियान के तहत हर जिले की बैठक और हर विधानसभा स्तर तक हमने जो बैठकें की, उसकी तैयारी को परखने के लिए अब दोनों मंडलों में एक सोशल मीडिया की वॉलंटियर्स मीट गढ़वाल में और एक कुमाऊं में बड़ी मीट होने जा रही है। हमारे कितने कार्यकर्ता सक्रिय हैं, कितने कार्यकर्ता किस प्रकार काम कर रहे हैं, उन सबको काम में लगाया जाएगा और 2 सोशल मीडिया की बड़ी मीट जो है अभी उत्तराखंड प्रदेश में होने जा रही है। नेपाल सीमा के प्रसिद्ध झनकैया गंगा स्नान मेले की तैयारियां भी जोरों शोरों पर चल रही हैं और मेले का शुभारंभ 27 नवंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विधिवत पूजा अर्चना के साथ करेंगे। शिव मंदिर मेला कमेटी के कार्यकर्ता मेले की तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं और मेला कमेटी के प्रबंधक पूरन सिंह धामी ने बताया है कि हर साल की तरह ही इस साल भी गंगा स्नान मेले की धूमधाम से तैयारियां चल रही हैं। और आपको ये भी बता दें कि भारत नेपाल सीमा के सुप्रसिद्ध मेले में यूपी, उत्तराखंड सहित नेपाल से भारी संख्या में श्रद्धालु मेले में खरीदारी करने और गंगा स्नान के लिए डुबकी लगाने आते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हर वर्ष लगने वाला जो हमारा मेला है इस खटीमा क्षेत्र का, इस मेले को लेकर हमारी तैयारियां जो हैं काफ़ी दिनों से चली हैं और इसका जो मुख्य उद्घाटन है वो 27 तारीख को है, जिसमें माननीय सीएम पुष्कर सिंह धामी जी को आना है। अगर जो उत्तरकाशी में सिलक्यारा में जो एक वो चल रहा है उसमें अगर बहुत जल्दी उनको सफलता मिली तो बहुत जल्दी ही अपने गृह क्षेत्र लौटेंगे। ये उनका गृह क्षेत्र का मेला है। इस मेले की जो मुख्य तैयारी या मुख्य उद्घाटन कहिए वो 27 नवंबर को होना है, जो 27 नवंबर से चलकर 2-3 तारीख दिसंबर में इसको समापन होना है। और इसी बीच देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी देहरादून से सामने आती हुई, जहां पर आयकर विभाग की छापेमारी की खबर मिल रही है और कई जगहों पर आयकर विभाग ने छापा मारा है। 3 दिन से लगातार ये छापेमारी चल रही है और छापेमारी में भारी वित्तीय अनियमितताएं भी मिली है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। तो संस्थान के अकाउंट्स भी फ्रीज किए गए हैं और आयकर विभाग लगातार मामले में जांच पड़ताल कर रहा है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी देहरादून से सामने आती हुई, जहां देहरादून के कई इलाकों में आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। आयकर विभाग ने जगह जगह पर छापा मारा है। 3 दिन से ये लगातार छापेमारी चल रही है देहरादून में और आपको बता दें कि रेड में भारी वित्तीय अनियमितताएं भी मिली हैं। वहीं इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है सामने, उसका भी रुख कर लेते हैं। कोटद्वार से बड़ी खबर सामने आती हुई, जहां कल से 1 दिसंबर तक अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित होगी कोटद्वार में और सेना के साथ ही स्थानीय प्रशासन की तैयारियां भी इसको लेकर पूरी हो चुकी हैं। प्रशासन की टीम ने भर्ती स्थलों का निरीक्षण भी किया है और चमोली, देहरादून, हरिद्वार के युवा अग्निवीर रैली में शामिल होंगे। पौड़ी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी के युवा भी
यहां पर पहुंचेंगे अभ्यर्थियों का कोट द्वार पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। विक्टोरिया क्रॉस गब्बर सिंह कैंप में ये भर्ती हो रही है और कल से 1 दिसंबर तक अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। सेना के साथ ही स्थानीय प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है और प्रशासन की टीम ने भर्ती स्थल का निरीक्षण भी किया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। उधर जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद हुए लांस नायक संजय बिष्ट का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटकर उनके गांव हली रती घाट पहुंचा, जहां हजारों नम आंखों ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनका अंतिम संस्कार किया। आईआईटी रुड़की के केमिकल विभाग की ओर से 2 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है और इस दौरान अतिथि के रूप में पहुंचे आईआईटी के निदेशक प्रोफेसर के पंत ने प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। प्रदर्शनी में आर्मी के प्रयोग में आने वाले हथियार, टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी, पोस्टर प्रतियोगिता और डिजिटल मोटिवेशन कॉन्टेस्ट के साथ ही अन्य कई विषयों से संबंधित स्टॉल लगाए गए, जिनका अतिथियों ने बारीकी से अवलोकन कर छात्रों को प्रोत्साहित किया। टाइटल पढ़ा होगा जो एम्पावरिंग इंडिया की हम लोग बात कर रहे हैं, तो नर्चरिंग जो एजुकेशन, इनोवेशन एंड कल्चरल लिगेसी। तो आपने जैसे एक तरफ देखा होगा कि हमारे जो यहाँ के स्कूलों के छात्र हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के भी छात्र हैं और छोटे स्कूलों के बच्चे भी हैं, तो उनको हम हेरिटेज कल्चर वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो उत्तराखंड के बहुत अच्छे अच्छे ड्राइंग बना रहे हैं, आपने देखा होगा, और उधर जाएंगे तो वो एक पार्ट है कि हम सांस्कृतिक और कल्चरल धरोहर को कैसे रख रहे हैं और बच्चों के लिए जो जिज्ञासा है वो कैसे आगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो चाइल्डहुड से ही उनको एजुकेशन में अगर दे दी जाए प्रॉपर एजुकेशन, तो किस तरह से वो आगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए काम कर सकते हैं और देश के लिए जो मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट है वो लेके आ सकते हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम करवट लेता नजर आ रहा है और मौसम विभाग ने सोमवार को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ में वर्षा बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही निचले क्षेत्रों के तापमान में भी गिरावट की संभावना जताई गई है। और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।